हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th के लिए नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करवाने वाली हूँ आज, जिसका नेम है रियल नंबर्स चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमें सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो हमने पहले पढ़ी है और बहुत ही ईजी है, वो आप सबको पता है, वो बताती हूँ। वो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, अगर एज्यूम करो ये नाम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो सबसे पहले हम डिवीजन देखने वाले हैं कि हम डिवीजन कैसे करते थे। हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू गिवन होती थी ना, मान लो कि मुझे गिवन है 7/2, 7/2। तो हम इसको क्या करते थे, क्या करवा देते थे, 7 को 2 से डिवाइड करवा देते थे। तो मैंने जब 7 को 2 से डिवाइड करवा दिया, मुझे मिली 2 न्यू वैल्यूज़। और ये जो 2 न्यू वैल्यूज़ मुझे मिली हैं, जैसे कि ये 3, इसे मैं क्या बोलती हूँ, इसे मैं बोलती हूँ क्वोशेंट, और इसे मैं बोलती हूँ रिमाइंडर, राइट। ये 2 हमारा क्या होता है, डिवाइज़र, और ये 7 हमारा होता है डिविडेंड। और ये 2 हमारा है डिवाइज़र, राइट। इतना हम सब पढ़ चुके हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कह रहा है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन होंगे जिसको वो a और b बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q एंड r आएगा, यहाँ पे आएगा r, ठीक है। सेटिस्फाइंग सच दैट, कोई a b जो है पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, जिसकी हेल्प से हमें 2 होल नंबर्स मिलेंगे। वो होल नंबर्स होंगे q एंड r, और वो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये कैसे होगा, क्या सेटिस्फाई करेगा, मैं अभी आपको यही समझाने वाली हूँ। देखो, हम एज्यूम करते हैं कि ये जो 7/2 है, इसके अंदर ये जो 7 है ये तो a है, अपॉन ये जो 2 है वो b है। तो a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 2। तो मुझे a और b जो है कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गए, ठीक है। और जब मैंने इसको डिवाइड करवाया था तो मुझे मिला था क्वोशेंट q और रिमाइंडर 1, है ना। मुझे ये मिला था रिमाइंडर और ये मिला था क्वोशेंट। हमने काफ़ी बार देखा है जब भी हमने डिवाइड किया है कि जो भी रिमाइंडर आता है ना, जो भी रिमाइंडर आता है वो इस डिवाइज़र से हमेशा छोटा ही होता है। रिमाइंडर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और लेकिन जो हमारा डिवाइज़र है उससे हमेशा छोटा रहता है रिमाइंडर। कितनी सारी हमने अभी तक बहुत बार हमने डिवाइड किया है ना, तो हमें हर बार यही देखने को मिला है कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा छोटा ही होता है डिवाइज़र से। कोई भी एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल लेके देखें। मान लो कि मैं 5/3 मुझे गिवन है, यानी कि 5 को 3 से डिवाइड करवाऊंगी। तो जब मैंने 5 को 3 से डिवाइड करवाया तो मेरे पास रिमाइंडर आया 2। तो ये रिमाइंडर 2 जो है ये 3 से क्या है, छोटा है। 3 क्या है, डिवाइज़र। तो हमें इससे क्या क्लियर हो गया कि जो r रिमाइंडर है हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही रहेगा, राइट। r जो है, रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है। जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि अब 1 आया तो वो 0 से बड़ा है ना, तो ये 0 भी हो सकता है और 0 से रिमाइंडर
बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो r है हमेशा किससे छोटा रहेगा, डिवाइज़र से। डिवाइज़र को मैं मान रही हूँ d, ठीक है। तो हम अगर फिर से इस डेफिनेशन पे जाएं, मैंने बोला आपको कि मेरे पास ए बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, ठीक है। तो हमने इस एग्जांपल में 7 और 2 को ए बी की वैल्यू लेट कर लिया, ये हमारे कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और इनको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे 2 वैल्यूज़ मिली। वो 2 वैल्यूज़ क्या थी, वो 2 वैल्यूज़ थी Q और R, राइट। और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। इक्वेशन है A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R। हम बचपन में क्या करते थे, हम डिवीजन करने के बाद उसे वेरीफाई करते थे, और वेरिफिकेशन जब हम करते थे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, हमारा फॉर्मूला होता था डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र की मल्टीप्लाई क्वोशेंट के साथ प्लस में रिमाइंडर। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करते थे ना, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करते थे बचपन में। तो अब देखो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड जो है वो है 7, डिविडेंड 7 है, और 7 को हमने ए के इक्वल माना है। 7 को मैंने किसके इक्वल माना है, ए के इक्वल। तो मैं क्या डिविडेंड की जगह पे, इस डिविडेंड की जगह पे क्या मैं ए लिख दूँ, मैं लिख सकती हूँ इक्वल में। फिर है सामने डिवाइज़र, डिवाइज़र है हमारा इस डिवीजन के अंदर। देखो इस डिवीजन में देखो, ये डिवाइज़र मेरा क्या है 2, और 2 को मैंने b के इक्वल माना है ऐसा मैंने। तो क्या मैं डिवाइज़र की जगह b लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई में है क्वोशेंट। क्वोशेंट की वैल्यू क्या आ रही है 3, ठीक है। क्वोशेंट को मैं q ही लिखा रहने दूंगी, इसको मैं q ही मेंशन कर रही हूँ। फिर प्लस में क्या है मेरे फॉर्मूले में, रिमाइंडर, उसको मैं r ही लिख रही हूँ। अब देखो, अब ये जो मुझे वैल्यू मिली है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट के जैसी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल उससे मिलती जुलती। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट हमें मिली है, ये हमारे जो हम पहले डिवीजन करते थे और उसकी वेरिफिकेशन करते थे वही चीज़ है ये। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, फिर देखो ये लिखा हुआ है कि r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये भी मैंने आपको बताया कि जो मेरा रिमाइंडर होता है वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, तो मैं ये लिख सकती हूँ। और r इधर दिया हुआ है कि r जो है वो b से छोटा है, r b से छोटा है। b क्या था हमारी इस डिवीजन में, b था हमारा डिवाइज़र। तो r जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइज़र से स्मॉल रहेगा। आई होप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। लेमा क्या होता है, लेमा होता है कि हमें उसने डिफाइन कर दिया कि ये ऐसे होता है, ठीक है। अब एल्गोरिदम में क्या होता है, एल्गोरिदम में हमें स्टेप्स गिवन होते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो पहले तुम फर्स्ट स्टेप ऐसा करो, फिर तुम उसके साथ ये मतलब उसका सॉल्यूशन में ऐसा करो, फिर थर्ड स्टेप करो, फिर फोर्थ स्टेप करो, और फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि जिसमें हमें स्टेप्स डिफाइन किए हों वो होती है हमारी एल्गोरिदम। क्लियर। तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। हमें 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी और उसके बीच उनका मतलब हमें कॉमन फैक्टर निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, और वो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से निकालने वाले हैं। तो आपको ध्यान होगा कि हम एक लॉन्ग डिवीजन करते थे हम बचपन में, ध्यान है आप सबको। देखो हम लॉन्ग डिवीजन किया करते थे। मान लो मैं एक स्टेटमेंट अज्यूम करती हूँ 25 एंड 80। तो 80 जो है वो ग्रेटर है 25 से, तो 80 को
मैं डिवाइड करवा देती हूँ 25 से। तो 25 के टेबल में 3 पे आता है 75, तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 5। लॉन्ग डिवीज़न में हम क्या करते थे कि हम तब तक उसको सॉल्व करते जाते थे, डिवीज़न को तब तक हम करते जाते थे जब तक मेरा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। तो यहाँ पे भी अभी तक मेरा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आया, तो ज़ीरो नहीं आया तो मैं इसको आगे सॉल्व करूँगी। और सॉल्व करेंगे कैसे? अब यहाँ पे 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 जो है वो डिवाइड करेगा इस 25 को, इस डिवाइज़र को, राइट। अब 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, तो अब मुझे क्या मिल गया? रिमाइंडर ज़ीरो। यानी कि बस मुझे यहीं तक चल के आना था। जब तक मुझे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल जाएगा तब तक मैं ये प्रोसीजर करती रहूँगी, ठीक है। तो जब मुझे रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाएगा, ये मुझे रिमाइंडर ज़ीरो मिला, किसकी हेल्प से मिला? किस डिवाइज़र की हेल्प से मुझे ये रिमाइंडर ज़ीरो मिला? ये रिमाइंडर मुझे ज़ीरो मिला जब डिवाइज़र 5 था। जब डिवाइज़र 5 था तब रिमाइंडर ज़ीरो आया। तो जिस डिवाइज़र की वजह से, जिस डिवाइज़र की हेल्प से मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, वही मेरा डिवाइज़र जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा गिवन वैल्यूज़ का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसी को, ये जो मैंने अभी आपके सामने पूरा सॉल्व किया है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इसी को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में एक्सप्लेन किया है। आई होप ये एग्जाम्पल जो है वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के जो स्टेप्स उसने डिफाइन किए हैं। फर्स्टली वो बोल रहा है टू गेट द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए टू पॉजिटिव इंटीजर्स का, मान लो कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं C और D नाम के, और एक जो है वो दूसरे से बड़ा होने वाला है, C जो है वो ग्रेटर है D से। हमें C D का HCF निकालना है, तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, CD में लगाएंगे इसको, ठीक है। और जब भी हम CD पे ये लेमा लगाएंगे हमारे पास 2 नंबर्स ऑब्टेन होंगे Q एंड R। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में ये देखेंगे कि क्या लेमा लगाने के बाद मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आया। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आया तो जब मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आया उस टाइम पे डिवाइज़र की वैल्यू क्या है? वही डिवाइज़र की वैल्यू मेरा HCF होने वाली है, राइट। इफ़ अगर जो डिवाइज़र जो रिमाइंडर है अभी तक ज़ीरो नहीं आया है तो हम फिर से इस लेमा के प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे और तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलता तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे, और जैसे ही रिमाइंडर ज़ीरो आया तो जिस डिवाइज़र की हेल्प से मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आया है वही डिवाइज़र मेरा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो इसको मैं आपको एक और एग्जांपल देके क्लियर करती हूँ। देखो हम लेते हैं वैल्यू 14 एंड 75। एंड 75 मैंने ले लिया, ठीक है। तो मैंने इसको माना C, इसको माना D, राइट। तो अब मैं 75 जो है, C जो है वो बड़ा है D से, डिवाइड करवाऊंगी 75 को 14 से। 14 5 ज़ा 70, रिमाइंडर क्या आया? 5। रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा। तो अब 5 से डिवाइड कौन होगा? ये 14। 5 2 ज़ा 10, फिर से रिमाइंडर क्या आया? 4 आया, लेकिन मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो इसलिए फर्दर प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब इस 4 से डिवाइड होगा ये 5।
4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आया 1, लेकिन मुझे क्या चाहिए रिमाइंडर 0, इसलिए प्रोसेस जो है सॉरी स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। तो अब मेरे पास रिमाइंडर बचा 1, लेकिन मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए। तो फिर से अब ये 1 जो है वो डिवाइड करेगा इस 4 को, इस 4 को डिवाइड करेगा, तो 1 के टेबल में 4 कितने पे आएगा 4 ज़ा पे। तो अब मुझे रिमाइंडर जो है वो डेफिनेटली 0 मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 4 को 1 से किया तो रिमाइंडर आया 0। तो हमें तब तक चलना था जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। रिमाइंडर 0 आया कब, जब डिवाइज़र 1 था। ठीक है, तो HCF जो हुआ 14 और 75 के लिए क्या बना 1 बना। HCF 14 और 75 का 1 है। आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्लियर होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने वाली हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि आपको जो लेमा है और एल्गोरिदम है क्लियर हो जाए और हमें एक्सरसाइज करने में ईजी लगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।